हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका मैम। आज हम लोग जल टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे थे, आज उसका दूसरा पार्ट देखेंगे। कोशिश होगी यही कि आज भी कंप्लीट हो जाए। आज हम लोग देखेंगे कि जल की जो कठोरता है वो कितने प्रकार की होती है और एसिड रेन क्या होता है। अगर जल में कठोरता पाई जाती है तो उनको दूर करने की कितनी विधियाँ हैं, जैसे कि केल्विन विधि, क्लार्क विधि, उबालना, आसवन विधि, ये सब चीज़ें हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक। इसके पहले लास्ट हम लोगों ने देखा हुआ था जल चक्र। तो आज जल टॉपिक में हम लोग देखेंगे एसिड रेन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अम्लीय वर्षा। इसके पहले जल चक्र में हमने आपको बताया था कि जो समुद्र या भूमि का जो जल है वो सूर्य की रोशनी के वजह से, प्रकाश के या ताप के वजह से भाप के रूप में ऊपर आसमान की ओर उड़ जाता है, जो ऊपर जाकर के बादल बनाता है। अब उसमें ही जब उसका बादल का तापमान और कम होता है तो वही जो जल है वो फिर से पानी की बूंद के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। तो इसी तरीके से जल चक्र चलता रहता है। लेकिन जब बादल से बारिश के रूप में जब पानी पृथ्वी पर आने लगता है तो उसके बीच में ही वायुमंडल में जितनी भी गैसें घुली हुई हैं, जैसे कि प्रदूषण की वजह से, वाहन से निकलने की वजह से, कारखाने फैक्ट्री के निकलने की वजह से, तो कई गैसें, धूल, मिट्टी, जलवाष्प, ये भी सब वातावरण में घुले रहते हैं, मौजूद रहते हैं, जो कि पानी के साथ जुड़ करके पृथ्वी पर उतर आते हैं। तो अगर उन जो हमारे लिए हानिकारक गैसें हैं जिनसे हम प्रभावित होते हैं, हमारे ऊपर बुरा असर पड़ता है, उनसे निर्मित या उनसे घुले हुए पानी से अगर हमारे ऊपर वो पड़ेगा, पानी या जल या बारिश, तो हमें वो नुकसानदायक होता है हमारे लिए, या हमें हानि पहुंचाता है, जिससे त्वचा संबंधी कई रोग भी देखे जाते हैं। तो इसी तरीके की जो बारिश होती है, इसकी वजह से ही बहुत ही जो एक प्रसिद्ध इमारत है जैसे ताजमहल, उसको बहुत ज़्यादा हानि पहुंच रही है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा की वजह से ऐसी कौन सी प्रसिद्ध एक इमारत है जिसको बहुत हानि पहुंच रही है, तो वो होगा आगरा का ताजमहल, जिसमें अम्लीय वर्षा, एसिड रेन के कारण ही पीलापन आ जा रहा है। इसके बाद देखेंगे कि एसिड रेन की वजह से ही, और एसिड रेन के टॉपिक से ही 2021 में भी एक प्रश्न आया हुआ था कि किसके ऊपर सर्वाधिक असर पड़ता है, भौतिक वस्तुओं पे, इमारतों पे, मनुष्य के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर। तो इस तरीके का क्वेश्चन एसिड रेन से फ्रेम किया गया था। तो इससे बहुत सारी क्वेश्चन वैसे भी बनते। तो हम लोग आज देख लेते हैं एसिड रेन क्या है। तो देखिएगा, जब बारिश होती है, बारिश के समय पानी में वायुमंडल में घुलित कुछ अशुद्धियाँ, यही है एसिड रेन या अम्लीय वर्षा की परिभाषा। अशुद्धियाँ जल में घुल जाती हैं, और जब इसी बारिश का पानी मनुष्य के ऊपर पड़ता है या पृथ्वी पर ही उतरता है तो उस तरीके की बारिश को हम लोग एसिड रेन कहते हैं। देखिएगा, जब बारिश होती है तो बारिश के समय जो पानी बना हुआ है उसमें जो वायुमंडल में घुली हुई अशुद्धियाँ हैं, जैसे धूल, मिट्टी, जलवाष्प, गैसें, ये सब चीज़ें, वही अगर जल में घुल जाती हैं तो वो पृथ्वी पर साथ में उतर आती हैं, तो जिससे हानि पहुँचती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी बारिश का सीज़न आता है तो कम से कम 2-3 बारिश में, जो शुरू की 2-3 बारिशें होती हैं, उनमें नहीं नहाना चाहिए, उससे हमें नुकसान पहुँचता है। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि जो अम्लीय वर्षा होती है तो उसमें किन किन चीज़ों का मिश्रण होता है जल में। तो लिखेंगे आप लोग सूक्ष्म जीव, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए क्या क्या चीज़ें घुली रहती है। सूक्ष्म जीव, उसके बाद जलवाष्प, उसके बाद धूल, मिट्टी, इसके बाद देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड
सल्फाइड, ये सब कुछ गैसें हैं। फिर अमोनिया, तो आप जानते ही होंगे ये सब तरीके की जो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके बाद अमोनिया है, कार्बन डाइसल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड हम कह सकते हैं। यहाँ पर ये भी ऐड कर लीजिए, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन आदि, ये कुछ ऐसी गैसें हैं कि जो मनुष्य को हानि पहुंचाती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड भी आप ऐड कर लीजिए, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो ये भी याद रखने वाली बात ये है, एसिड रेन जब होती है तो उसमें कौन सी गैसों का मिश्रण होता है, तो ये सारे कुछ गैसें आपके सामने लिखी हुई हैं। जब बारिश होगी, शुरू की जो पहली दूसरी बारिश होती है वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। तो उसमें कुछ सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, वे मिले हुए हों, घुले हुए हों। फिर उसके बाद जलवाष्प हो सकता है, धूल मिट्टी हो सकती है। गैसों की अगर बात की जाए तो सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन आदि ये कुछ गैसें हैं कि जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे देखते हैं कि जो एसिड रेन हुआ है तो ये आप याद रखिएगा कि हमें नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि ये हमें नुकसान करेगा और ये सभी चीज़ों के लिए नुकसानदायक होती है, तो मनुष्यों के लिए भी है। एक शब्द आता है स्मॉग, क्या होता है? आपको ऐसे ही यहाँ पर याद आ गया है तो एक बार बता दें, आपने ये शब्द देखा होगा, स्मॉग। क्या है स्मॉग? तो अगर आपको अभी याद है तो इस समय ही वीडियो रोक करके कमेंट में एक बार बताइए कि स्मॉग क्या होता है। फिर तो ये वीडियो चल ही रहा है, आपको आंसर मिल ही जाएगा। अगर आपको पता है तो इसको ज़रूर से बताइएगा कमेंट में। स्मॉग में आप देखेंगे तो इसमें दो शब्द मिल रहे हैं। ये हमने ऐसे बना दिया, आपको इस तरीके से मिलेगा नहीं, लेकिन हम आपको बताने के लिए कह दे रहे। तो जैसे स्मॉग, तो इसमें आप दो शब्द सुनेंगे, एक है स्मोक, दूसरा शब्द है फॉग। अब इन्हीं दोनों को मिलाइए, स्मॉग इन्हीं दोनों के मिश्रण से बना हुआ ये शब्द है। अब देखिएगा स्मोक का क्या अर्थ होता है। स्मोक का मतलब है धुआं, और फॉग का क्या अर्थ होता है? फॉग का अर्थ होता है कोहरा। तो यही समस्या, स्मॉग की समस्या पूछा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। यहाँ आप देखेंगे पूरे समय, ज़्यादातर ठंडी में तो बड़ी ही दिक्कत होती है, विजिबिलिटी बहुत ख़त्म हो जाती है, दिखाई नहीं देता। तो ये समस्या याद रखिएगा, स्मॉग की समस्या दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। और स्मॉग किन दो शब्दों से मिलके बना, ये क्वेश्चन आ चुका है PYQ में। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, सिर्फ होम साइंस ही नहीं, अदर जितने भी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो स्मॉग दो शब्दों से बना है, स्मोक प्लस फॉग, इन्हीं दोनों को मिला करके कहते हैं स्मॉग। वातावरण में या आसपास के माहौल में, वायुमंडल में इस तरीके से वायु का छा जाना जिसमें धुआं भी हो और कोहरा भी हो, तो वो ही मिला करके क्या कहलाता है, स्मॉग। अब आइए हम लोग देखते हैं जल प्राप्ति के साधन या स्रोत। अम्लीय वर्षा अब खत्म हो गया है, स्मॉग क्या है ये भी आप जान गए। अब हम लोग देखेंगे जल प्राप्ति के स्रोत। प्राप्ति के स्रोत, देखिए जल प्राप्ति के स्रोत अलग अलग किताबों में कई तरीके के दिए हुए, लेकिन जनरली आपको एक बता दिया जाए कि कुछ ऐसे पानी है, जल है कि जो हमें बारिश के रूप में मिलेगा, कुछ ऐसी है पानी या जल की मात्रा जो हमें भूमि पर मिलेगी, कई ऐसे जल के सोर्स हैं जो हमें पृथ्वी के अंदर प्राप्त होते हैं। तो इन्हीं तीन को बेस मान करके हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि हम इनको तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है वर्षा का जल, दूसरा है भूमिगत जल,
और तीसरा जो भूमि के अंदर हमें प्राप्त होगा उसे हम लोग कह सकते हैं भौम जल। भौम जल। अगर ये शब्द थोड़ा अजीब लग रहा हो तो याद रखिएगा ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर, ठीक है। और ये क्या है, ये अर्थ के सरफेस से प्राप्त होने वाला हमें साधन है। अब देखिए इन तीनों की अगर बात की जाए तो सबसे शुद्ध जल किससे प्राप्त होता है, तो आंसर होगा वर्षा का जल। ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा सर्वाधिक इनमें से कौन सा जल सर्वाधिक शुद्ध होगा, तो आंसर हो जाएगा वर्षा का जल। सर्वाधिक शुद्ध जल कौन सा होता है, वर्षा का जल। फिर उसके बाद है भूमिगत जल। ऐसे जल के सोर्स जो हमें पृथ्वी पर मिलेंगे, जैसे कि नदी, सागर, तालाब, पोखर, समुद्र आदि। इस तरीके की जो बात अगर की जाए, ये ऐसे सोर्स हैं जो हमें पृथ्वी पर ही, भूमि पर प्राप्त होंगे। फिर अब हम लोग देखेंगे कई ऐसे सोर्स हैं जो हमें पृथ्वी के अंदर से जल प्रदान करते हैं, जैसे कि हैंड पंप, ट्यूब वेल। बहुत इंपॉर्टेंट नाम एक है ये कुआं, समरसिबल भी इसी में आएगा। देखिए जल हम प्राप्त करना हो 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो हमें एक बारिश का जल मिल जाए, जो आसमान से बारिश होगी वो। दूसरा हमें भूमि से मिल जाए, जो भूमि की सतह पर होगा, जैसे नदी, सागर, तालाब, पोखर, नहर, समुद्र आदि। फिर कुछ ऐसे जल होंगे जो हमें खुदाई करके, खोद करके, गड्ढा करके, गहरा खोद करके ज़मीन के अंदर से, भूमि के अंदर से प्राप्त होंगे, उन्हें हम कहेंगे भौम जल या ग्राउंड वाटर, जैसे हैंडपम्प, ट्यूबवेल, कुआं आदि। अब देखिए इनमें भी ये सारे नॉर्मल नाम हैं, ठीक है। इनसे आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं बने हुए दिखे होंगे, लेकिन एक शब्द है यहाँ पे कुआं। कुआं से पूछा जाता है आर्टिजन कुआं क्या होता है या कुएं के क्या प्रकार होते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग कुआं के बारे में। तो जो पानी या जल की प्राप्ति का भूमिगत, एक भूमि के अंदर से साधन है, वो होगा, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है कुआं। कुआं या कूप, इंग्लिश में हम कहेंगे इसे वेल्स। देखिएगा कि जो कुआं है वो 2 तरीके का होता है, उथला कुआं, दूसरा गहरा कुआं। उथला कुआं ये है कि जब खुद कहीं पे हमने एक थोड़ा सा गहरा गड्ढा खोद दिया है कि वहाँ पर जो पानी है वो आसपास जब भी बारिश होती है तो भूमि के अंदर से ही थोड़ा सा रिस करके उस गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है, तो इसे हम कहेंगे उथला कुआं, ठीक है। ये सरफेस एरिया का ये कुआं है। और ये कैसा कुआं है, ये डीप कुआं है, डीप वेल्स ये कहलाएंगे। अब देखिए जो ये उथला कुआं है या पृष्ठीय उथले कूप है, इनकी गहराई कितनी होती है, 5 से 6 मीटर। इनकी गहराई 5 से 6 मीटर होती है सिर्फ। और आपने ज़्यादातर कुएं जो देखे होंगे काफ़ी गहरे देखे होंगे, तो जो गहरे या गंभीर कुएं कहलाते हैं उनकी गहराई होती है जनरली 30 मीटर। ये होती 30 मीटर। तो आपने देखा कुएं या कूप के प्रकार, एक है उथला कुआं, इसे ही हम लोग पृष्ठीय उथला कुआं भी कहते हैं, सरफेस वेल्स भी कहते हैं, गहरा कुआं, और इसे ही हम लोग डीप वेल्स भी कह सकते हैं। इसकी लंबाई 5 से 6 मीटर, गहरे कुएं की जो गहराई होती है वो 30 मीटर करीब होती है, और इसमें 5 से 6 मीटर गहराई होती है। अब हम लोग देखेंगे कि जो एक गहरे कुएं का ही उदाहरण है आर्टिजन कुआं, शायद आपने ये नाम सुना भी होगा। इसका उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि नाम है आर्टिजन कुआं। अगर आपने ये नाम सुना है पहले भी तो बताइएगा ज़रूर। आर्टिजन कुआं गहरे कुएं का ही एक उदाहरण है। याद रखिएगा कि फ्रांस का एक आर्टिजन नाम का प्रदेश है। फ्रांस में आर्टिजन नाम का एक प्रदेश है।
उसी के नाम पे कुएं का नाम आर्टिज़न पड़ा। और ये आज का कुआं, ये नया मॉडर्न कुआं नहीं है, ये ऐसा सोर्स है जो बहुत 100 सालों पहले से ही प्रयोग होता रहा है। तो ये आर्टिज़न फ्रांस में एक प्रदेश का नाम है आर्टिज़न, उसी के नाम पे ये गहरे कुएं का ही एक प्रकार है जिसका ये नाम पड़ा है। याद रखिएगा फिर इसको कि अगर भारत में बात की जाए तो भारत में भी इस तरीके के कुएं प्राप्त होते हैं। तो भारत में पौंडीचेरी क्षेत्रों में आर्टिज़न कुएं सबसे ज़्यादा प्राप्त होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भूमि है उसको बहुत गहराई तक खोदा जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 30 मीटर। इसमें भूमि को बहुत गहराई तक मशीनों के द्वारा खोदा जाता है। जहाँ पर जल उपस्थित होता है, जब वहाँ तक गड्ढा हो जाता है तो पृथ्वी से खुद ही फूट करके फव्वारे के जैसे जल बाहर आ जाता है। तो यही है जल प्राप्ति का स्रोत आर्टिज़न कुएं में। तो उम्मीद है आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जो हमें जल प्राप्त हो गया है इनमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। पूछा जाता है आपसे कि जल में घुलने वाली और तैरने वाली अशुद्धियाँ कौन कौन सी है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जल की अशुद्धियाँ। और भी ध्यान दीजिएगा बेटा, MCQ क्वेश्चन आप देख